हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज का लेक्चर हमारा मध्य प्रदेश पटवारी, मध्य प्रदेश आबकारी विभाग और मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड इन सभी के लिए साइंस की सीरीज का पार्ट 3 है। इससे पहले हम ऑलरेडी पार्ट 2 करा चुके हैं। यदि उन्हें नहीं देखा तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अगर ये वीडियो हमारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। और एक चीज और, यदि आपको इसकी पीडीएफ, इस लेक्चर की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ टेलीग्राम में जाना है और वहां ड्रीम जॉब अड्डा जब लिखेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। और अगर वहां नहीं जाना तो हम इसकी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से भी आप लिंक में क्लिक करके डायरेक्ट आप चैनल पे जा सकते हैं। और इस जो भी हम सीरीज करा रहे हैं, इसको आपको खुद से भी अटेम्प्ट करना है। हम 20 क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें 20 क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है और देखना है कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी है। अभी तक आपकी तैयारी कितनी है तो कमेंट बॉक्स में आपको नंबर भी करना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन सही नहीं हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एथिक्स एक घटक बीमारी, यानी कि एथिक्स एक घातक बीमारी है। थोड़ी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ये घातक बीमारी है जो कि कारण होती है, ये जो बीमारी होती है वो होती है बैक्टीरिया के कारण, यानी कि जीवाणु के कारण होती है। ये बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है। और बैक्टीरिया से होने वाले कुछ और रोगों के बारे में लिखना है तो 2-4 पॉइंट्स और लिख सकते हैं। देखिए बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में 2-4 पॉइंट लिख लीजिए। जैसे टीबी जो होती है ना, टीबी ये भी बैक्टीरिया के कारण ही होती है, यानी कि जीवाणु के कारण होती है। कहीं हैजा रोग होता है, हैजा भी होता है हमारा, जीवाणु के कारण होता है। देन निमोनिया हो गया, निमोनिया, टीबी हो गया, हैजा हो गया, निमोनिया हो गया। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, हैजा हो गया, निमोनिया हो गया। देन टिटनेस, टिटनेस हो गया। एंड लास्ट में जो होगा प्लेग हो गया। ठीक है, प्लेग। ये बीमारियां जो है जीवाणुओं से होती हैं, तो इनको भी आपको अपने दिमाग में नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल में क्या होता है। एक विद्युत सेल जो होता है इन चार ऑप्शन में क्या करता है। तो विद्युत सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। एक मिनट, थोड़ा इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अगर कुछ पॉइंट्स और इससे कन्वर्जन से रिलेटेड लिखना है तो आप लिख सकते हैं। जैसे डायनमो, जैसे हो गया डायनमो क्या करता है, डायनेमो, एक मिनट, डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, यहाँ पास विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट। और जो क्वेश्चन हम सारे करा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन है व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिए गए हैं। तो ये आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि कोई ना कोई शिफ्टों में ये क्वेश्चन आने के चांस है। देन एक आप और लिख सकते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो होता है, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करता है, ये करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में करता है। ठीक है, ये करता है विद्युत ऊर्जा में। अगर 1-2 पॉइंट और लिखना है तो आप लिख सकते हैं सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता है, सोलर सेल जो होता है, सोलर सेल सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करता है कहाँ, विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यहाँ पास कन्वर्ट करना नहीं लिखा, समझ जाइएगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। एक और पॉइंट लिखना चाहे तो विद्युत बल्ब, अगर पूछ ले कि विद्युत बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है आपके घरों में वो क्या करता है, ये करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा में, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में भी कन्वर्ट एवं हीट में, ऊष्मा में भी ये
परिवर्तित होता है ऊष्मा ऊर्जा में, ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे एक फसल क्षेत्र में डाला जाना चाहिए जो बहुत क्षारीय होता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है, तो ये होता है कार्बनिक पदार्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सी दो धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सी दो धातुएं हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम एंड पोटेशियम, Na एंड K जो होगा इनको हम चाकू से काट सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव नेत्र में लेंस जो होता है एक वस्तु की छवि कहाँ बनाता है, तो मानव लेंस में जो आंखों में हमारे नेत्र में लेंस होता है वो छवि कहाँ बनाता है, ये बनाता है रेटिना में, ये छवि बनाता है रेटिना में। रेटिना से एक दो पॉइंट और लिखे कि यहाँ पर दो चीजें होती है, कोन्स होता है, एक रॉड्स होता है। कोन्स को हम शंकु बोलेंगे हिंदी में, अगर हिंदी में लिखा जाए शंकु। इसका कार्य क्या होता है, कोन्स का काम क्या होता है, रंग को पहचानता है, ये कलर्स को पहचानता है, ये कौन से कलर है, यही आंखों का यही पार्ट जो होता है कोन्स होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है पहचानने के लिए, रंग को पहचानता है, पहचानने में मदद करता है, ठीक है, पहचानने में मदद करता है। देन रॉड्स जो बोला, रॉड्स जो होंगे इसको हम लिख सकते हैं छड़ लिख सकते हैं हिंदी में, और इसका काम क्या होता है, कोशिका से प्रकाश की तीव्रता के, देखिए प्रकाश की तीव्रता, लाइट की इंटेंसिटी को आभास कराता है, प्रकाश की तीव्रता का आभास कराता है, ठीक है, इसके कारण आभास होता है। रॉड्स के कारण प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है, वहीं कोन्स के कारण हम कलर को पहचानते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के आसपास एक परिक्रमा पूरा करता है तो यह निम्न को पूर्ण करता है, कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के आसपास एक परिक्रमा जैसे ही पूरी करता है एक साइकिल, तो इसको निम्न में से क्या पूरा करता है, ये चार ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, वह अपने अक्ष में एक घूर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, कि चूने का पानी, देखिए चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गुजरने पर दुधिया हो जाता है, दुधिया कलर हो जाता है, ऐसा डैश डैश के निर्माण के कारण होता है, तो ये जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की वह प्लेट जो भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, तो पृथ्वी की कौन सी प्लेट है जो भूकंप को उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये हो जाता है क्रस्ट, पृथ्वी का क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी की भूपर्पटी, ये होती है पर्पटी को मतलब बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक पॉइंट और लिखिए कि भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, मापने का यंत्र, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है, ये होता है सिस्मोग्राफ, इसके द्वारा हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पवन की गति का मुख्य कारण निम्न में से क्या है, तो पवन की गति का मुख्य कारण है कि पृथ्वी पे असमान तापन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि के कंपन का आयाम इसकी डैश डैश को निर्धारित करता है, ध्वनि के कंपन का आयाम जो है वो निर्धारित करता है इसकी प्रबलता को, प्रबलता यानी कि लाउडनेस, प्रबलता को निर्धारित करता है, प्रबलता को इंग्लिश में बोलते हैं लाउडनेस, उसको बोलते हैं लाउडनेस, ठीक है, ये हो जाएगा लाउडनेस। और ये होती क्या, अगर आपको इसको पहचानना है तो ये होती है कि इसकी परिभाषा डिफिनेशन जो होती है, जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है, यानी कि लाउडनेस जो होता है जिसके कारण कोई ध्वनि
कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है, तेज या मंद सुनाई देती है। एक क्वेश्चन यहाँ पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ध्वनि के बारे में प्रकृति पूछता है, ध्वनि किस प्रकार की वेव है। ठीक है, तो ध्वनि जो होती है, ध्वनि के बारे में यहाँ पास लिखिए, ध्वनि जो है ये एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है, ये एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग। इसका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे पेड़ों में पानी और खनिज का परिवहन के लिए उत्तरदायी बल होता है। तो लंबे पेड़ों में पानी और खनिज के परिवहन के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? तो ये बल होता है ऑप्शन नंबर बी, चूषण बल। चूषण बल जो होता है ये उत्तरदायी होता है पेड़ों में पानी और खनिज के परिवहन के लिए। एक स्टील का चम्मच आंतरिक सतह, एक स्टील का कोई चम्मच होगा जो आपके घर में यूज करते हैं, उसकी जो आंतरिक सतह होती है वो डैश डैश की तरह कार्य करती है। तो ये एक तरह का अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अवतल दर्पण के और कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल कुछ, जैसे कि आप दाढ़ी जो बनाने का जो आपका ग्लास होता है, दाढ़ी बनाने का कांच जो होता है, दाढ़ी जो बनाने का, दाढ़ी जिससे बनाने का जो ग्लास होता है, दर्पण होता है, वो भी अवतल दर्पण होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप पॉइंट लिखना चाहते हैं इसमें कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर जो आपके आंख का, कान का और दांतों को जो देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो लिख लीजिए कि आंख, कान और दांत, आंख, कान, दांत के लिए डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला, ठीक है, उपयोग में जो लाया जाने वाला यंत्र जो होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है वो भी अवतल दर्पण होता है, गाड़ी का हेडलाइट। ठीक है, हेडलाइट। और यहाँ पास एक चीज और सर्च लाइट भी होती है, सर्च लाइट जो होती है वो भी एक अवतल दर्पण ही होती है, सर्च लाइट। एक पॉइंट अगर इसमें और लिखना चाहते हैं तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि जैसे सोलर कुकर, सोलर कुकर भी जो होता है, सोलर कुकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक थर्मामीटर का प्रयोग इसे मापने के लिए किया जाता है। नैदानिक थर्मामीटर जो होता है इसका प्रयोग जो हम करते हैं मानव शरीर के ताप को मेजर करने के लिए। तो इसका उपयोग होता है मानव शरीर के ताप को मेजर करने के लिए। अगर यही मैं आपसे पूछूं कि हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का जो उपयोग करते हैं यहाँ पर लिख लीजिए, हाइग्रोमीटर का यूज हम करते हैं ह्यूमिडिटी के लिए, यानी कि वायुमंडल में आर्द्रता नापने के लिए। यहाँ बस लिख सकते हैं वायुमंडल में आर्द्रता नापने के लिए, आर्द्रता नापने के लिए, आर्द्रता नापने के लिए। ठीक है, ये एक दो पॉइंट और आप लिख लीजिए, एक दो पॉइंट और लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं फेदोमीटर। फेदोमीटर भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फेदोमीटर, फेदोमीटर का यूज करते हैं समुद्र में हम गहराई मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, गहराई मापने के लिए हम करते हैं फेदोमीटर का प्रयोग। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख लीजिए, थर्ड नंबर पॉइंट है ओडोमीटर। ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या होता है? जो आपके वाहन होते हैं ना, जो आपकी गाड़ियां होंगी टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो डिजिटल नहीं है, पुराने वाली हैं, तो वहां गाड़ी की चली गई दूरी को मापने के लिए, यहाँ पास लिखे गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए, दूरी मापने के लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लौ का सबसे गर्म क्षेत्र निम्न में से होता है। तो लौ का जो
सबसे गर्म क्षेत्र होता है वो होता है बाह्य क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स हार्मोन्स का मुक्त होना डैश डैश द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नियंत्रण में होता है। जो सेक्स हार्मोन्स का मुक्त होना है वो किस हार्मोन्स के नियंत्रण में होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंप और जेट एयरक्राफ्ट। लैंप और जेट एयरक्राफ्ट के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला पेट्रोलियम उत्पाद निम्न में से कौन सा है, तो ये उत्पाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोशिका में जीन डैश डैश स्थित होते हैं। एक कोशिका में जीन होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, तो ये होते हैं क्रोमोसोम में। जीन जो होते हैं वो होते हैं क्रोमोसोम में। कुछ पॉइंट यहाँ पास लिख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, यही देखो राइबोसोम्स जो होता है, राइबोसोम्स को बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री सॉरी एक है, ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं इसको, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। कई बार बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होता है इसको बोलते हैं हम सुसाइड बैग। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग, सुसाइडल बैग इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, सुसाइड बैग बोलते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन पोषण कहलाता है। यानी कि जिससे हम जो कीटों को पालन पोषण करते हैं उससे हम रेशम प्राप्त करते हैं, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम कल्चर को हम बोलते हैं सेरीकल्चर बोलते हैं। यही अगर हम बात करेंगे सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है, पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन। ठीक है, पेड़ों का संवर्धन, पेड़ों का संवर्धन। ठीक है। पीसीकल्चर क्या होता है, पीसीकल्चर होता है पीसीकल्चर का मतलब होता है कि आपका मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य यानी कि मछली पालन जो होती है, मत्स्य यानी कि मछली पालन का अध्ययन। ठीक है, का अध्ययन करना। ठीक है, का अध्ययन करना होता है। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी का पालन करना। मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना, ये हो गया एपीकल्चर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब भूकंप आता है तो ठहरने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होता है। ऑप्शन ए कह रहा है एक बड़े पेड़ के नीचे, तो एक बड़े पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। घर के अंदर भी नहीं रहना, ये भी गलत हो जाएगा। और वाहन के अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। तो जब भूकंप आता है तो आपको खुले मैदान की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट है मिट्टी की गहरी परतों में पानी की गति की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है अंतःस्रवण। ये ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेके आएंगे।